हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ एनालिसिस में। दिनांक है 29 नवंबर। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ ओवरव्यू क्या देखने वाले आज हम हमारी न्यूज़ एनालिसिस में। हमारा सबसे पहला आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण का शामिल शामिल नहीं है, केंद्र ने कहा। इसमें हम यहाँ देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार क्या होता है और इसके ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 25 और इसी में जानेंगे धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के मुख्य बिंदु क्या है और इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखेंगे। संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार से की गई है उसको हम यहाँ पर देखेंगे और इसी में जो और इसकी जानकारियाँ हैं यहाँ पर आप जो धार्मिक उत्पीड़न से शरण किस प्रकार है और जो अलग अलग राज्यों द्वारा कानून बनाए गए तमिलनाडु जबरन धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक से गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 को हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है एम्स सर्वर के हैकर ने मांगे 200 करोड़ रुपए। जीएस3 से जुड़ा हुआ एक तरीके से ये हमारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्वर पर जो रेंसमवेयर अटैक हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें हम जो साइबर सिक्योरिटी जुड़े हुए पहलू को देखने की कोशिश करेंगे। जो रेंसमवेयर हिट्स एम साइबर सुरक्षा में क्या आता है हमारे। हालांकि ये एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी वो हमारे कोर्स में वो जो बैंक और वित्तीय या फिर महत्वपूर्ण साइबर सिक्योरिटी के रूप में जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर भी जो रेंसमवेयर अटैक हुआ है उससे देखकर उससे जोड़कर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी हम जो है तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है और ये साइबर हमलों के प्रकार क्या क्या होते हैं इसको हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कोशिश करेंगे। हम साइबर सुरक्षा नीति और इसके उद्देश्य को जानने की यहाँ पर इसमें हम कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो जब कड़ाई से लागू हुआ यूएपीए तब टूटे आतंकी कमर। इसमें हम यूएपीए के बारे में देखेंगे। यूएपीए की क्या है यहाँ पर यूएपीए और उससे जुड़ी हुई सारी बातों यहाँ पर पृष्ठभूमि देखेंगे इसकी, जो कि 1960 के दशक के मध्य में यहाँ पर जो हम देखेंगे इसमें 1967 की यूएपीए का विस्तार किस प्रकार से हुआ। गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम इसमें कुछ जो जरूरी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे और जो इसमें संशोधन विधेयक 2019 इसको भी हम यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे। ये हमारा यूएपीए रहेगा। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है कड़ी सुरक्षा और कैमरे की निगरानी में लहला रही जीएम सरसों। इसमें हम जीएम सरसों के ऊपर देखेंगे क्या है जीएम सरसों और जीएम फसलें जो है उनको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जीएम फसलें के बारे में, लाभ क्या है और नुकसान क्या है और इससे जुड़े हुए जीएम सरसों को देखने की कोशिश करेंगे अगर। और जीएम फूड क्रॉप्स इन इंडिया इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद मैप में आज हम देखेंगे मलेशिया के बारे में। यहाँ पर हम मलेशिया का मैप इसमें आज देखेंगे। यहाँ पर जो उसकी मुख्य जगह है इसको हम यहाँ पर थोड़ी सी देखेंगे। प्रकार आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण शामिल नहीं, केंद्र ने यहाँ पर कहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा जल्द उठाएंगे उचित कदम। यहाँ पर धोखे लालच और दबाव में जबरदस्ती मतांतरण के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार मामले की गंभीरता से अवगत है और उचित कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों के एक निश्चित धर्म में मतांतरित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि धोखाधड़ी, लालच व अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति का मतांतरण कराया जाए। यहाँ पर यह कुछ बातें हैं जो यहाँ पर केंद्र ने कही सुप्रीम कोर्ट में। पब्लिक यहाँ पर कहा है कि पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है और 9 राज्यों ने जबरन मतांतरण रोकने के ऊपर कानून भी बनाए हुए हैं। में पीठ ने भी यहाँ पर कहा है कि हम मतांतरण के विरोध नहीं है, यानी कि मतांतरण का विरोध नहीं है, परंतु जबरन वाला कार्य होता है वह नहीं होना चाहिए, यानी कि जबरन मतांतरण नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है बात कही गई है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर जो है वर्ग या और कमजोर के अधिकारों उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जबरन मतांतरण रोकने का कानून जरूरी है। यहाँ पर एक नेशनल लेवल पर ऐसी बात कही गई है। यहाँ पर केंद्र ने भी कहा है कि अनुच्छेद 25 में जो धर्म के प्रचार शब्द पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई थी और संविधान सभा ने शब्द को इस स्पष्टीकरण के बाद पास किया था कि अनुच्छेद 25 में मिले मौलिक अधिकार में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। ये केंद्र सरकार ने यहाँ पर अपने हलफनामे में टिप्पणी की है, जो कि पहले यहाँ पर संविधान सभा को लेकर कहा है। यहाँ पर आप देखें तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त, ये था कुछ बातें जो यहाँ पर इस केस की थी और जो हमने इसमें बैकग्राउंड देखा जो इसका सर्व इसका ये था हमारी न्यूज़ का। हम चलते हैं हमारे जो इसका आर्टिक जो बैकग्राउंड है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मूल अधिकार के स्त्रोत को देखा जाए सबसे पहले संविधान। यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल अधिकार यहाँ पर देखें तो फंडामेंटल राइट्स की उत्पत्ति अमेरिकी संविधान राज्य अमेरिका के अधिकार विधेयक यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स यहाँ से हुई। बिल ऑफ राइट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है बिल ऑफ राइट्स क्या है, तो जरूर आप पढ़िएगा, जीएस में आपके ये शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा जाए सबसे पहले तो अनुच्छेद 25 से 28 बिंदु इसके देखें। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, चूंकि भारत एक बहुत धर्म वाला देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक अन्य समुदाय के साथ रहते हैं, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। यानी कि भारत कौन कैसे राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारतीय राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, किंतु यह समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखने तथा अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता संविधान द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 25 टू 28 के अंतर्गत प्रदान की गई है 25 से 28 में। महत्व क्या है इसका? तो धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राज्य को विदेशियों सहित जो नागरिकों की धार्मिक मान्यताओं एवं उपासना के तरीकों में इसमें हस्तक्षेप करने से निवारित करता है। आप देखें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देखें तो अनुच्छेद 25 में ये आता है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की निम्नलिखित सीमाएं भी हैं कुछ यहाँ पर, जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बल या प्रलोभन द्वारा अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर बाध्य नहीं कर सकता है, यहाँ पर जो एक इसकी लिमिटेशन है वह अन्य प्रलोभन द्वारा अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। में फिर आगे देखें तो कुछ अमानवीय, अवैध व एवं अंधविश्वासी प्रथाओं पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है। देवी देवताओं अथवा कुछ लोक अलौकिक शक्तियों को समर्पित करने हेतु पशुओं तथा मनुष्यों की बलि जैसी धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं है। और इसी तरह कानून एक विधवा को सती प्रथा के नाम पर अपने मृत पति यानी स्वेच्छा से या फिर जबरन, इसमें कुछ भी हो, के साथ रहने हेतु स्वयं के अंतिम संस्कार करने की अनुमति भी नहीं देता है। चाहे वो स्वेच्छा भी करनी अपनी सती होना चाहती है तो भी उसको यहाँ पर इसकी अनुमति नहीं है। उपरोक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त यहाँ देखा जाए तो राज्य को धर्म से संबंधित किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति भी प्राप्त है। राज्य अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध भी आरोपित कर सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो आता है 26, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक समूह अथवा उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा कि धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना अथवा रखरखाव करना, धर्म के मामले में अपने मामलों का प्रबंधन करने हेतु चल तथा अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण तथा इसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। में आर्टिकल 27 में है जो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में इसमें कहा गया है। यहाँ पर देखिए तो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने हेतु या करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी आय जो है विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव पर किए गए व्ययों के भुगतान में उपयोग की जाती है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में भी स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 28 में कहा गया है। राज्य के धन से पूरी तरह से स्थापित किए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि जो राज्य का धन जहाँ लग रहा है उस शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा या निर्देश नहीं दिया जाएगा। और यह राज्य पर निम्नलिखित सीमाएं भी निर्धारित करता है। यह उस शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है, किंतु किसी भी न्याय के जो न्यास है के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसके लिए ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जानी अपेक्षित है। तो ऐसी संस्था में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा वहां आयोजित होने वाले किसी भी धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में किसी मामले में ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है। ये हमने देखे यहाँ पर जो आर्टिकल थे 25, 26, 7 और 28 यानी 25, 26, 28। यहाँ पर ये 4 आर्टिकल देखे क्या इनमें प्रावधान है। हम देखें तो आवश्यक धार्मिक आचरण का परीक्षण की बात की गई थी जो आर्टिकल 25 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने केसेस है उनमें भी इसकी बात कही है। तो उन उदाहरणों को हम पर उनको देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप जो आप अपने क्वेश्चन आता है अगर धार्मिक आचरण को लेकर या धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं आवश्यक धार्मिक आचरण का परीक्षण के ऊपर वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए एक व्यावहारिक परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है कि कौन सी धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप
संरक्षित किया जा सकता है और देखा किया जा सकता है। वर्ष 1954 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिशु जो शिरूर मठ है मामले में कहा कि धर्म के तहत शब्द जो है धर्म शब्द एक धर्म के तहत अभिन्न सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को कवर करेगा। अभिन्न क्या है, यह निर्धारित करने हेतु किए जाने वाले परीक्षण को आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण कहा जाता है। और आप समझते होंगे आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण क्या होता है। यह धर्म जो अभिन्न है वो क्या है यहाँ पर, मतलब अभिन्न अंग क्या है जो उस धर्म से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ पर आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में इसको परीक्षण के रूप में कहा जाता है। प्रायः कानूनी विशेषज्ञों द्वारा धार्मिक प्रथाओं के न्यायिक निर्धारण के संबंध में इस परीक्षण की आलोचना भी की जाती है क्योंकि यह न्यायालय को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित करता है। विशेषज्ञों का मत है कि न्यायालय का कार्य जो सार्वजनिक व्यवस्था हेतु धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के तक सीमित होना चाहिए और न्यायालय को किसी धर्म विशेष के लिए आवश्यक प्रथाओं का निर्धारण नहीं करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था में यहाँ पर धार्मिक प्रथाएं हैं वो कुछ अगर वहाँ पर समस्या आ रही है तो उनको प्रतिबंधित करने तक ही होना चाहिए, जब ना कि जो किसी धर्म विशेष के लिए वहाँ पर आवश्यक प्रथाओं का निर्धारण करना न्यायालय का कार्य होना चाहिए, ऐसा भी वे यहाँ पर विशेषज्ञ कहते हैं। कई मामलों में न्यायालय ने कुछ प्रथाओं के लिए इस परीक्षण को लागू किया है और वर्ष 2004 के तहत में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आनंद मार्ग संप्रदाय को सार्वजनिक सड़कों पर तांडव नृत्य करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं था क्योंकि यह संप्रदाय की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। यद्यपि इन मुद्दों को बड़े पैमाने पर समुदाय जो है वो समुदाय आधारित माना जाता है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी इस परीक्षण को लागू किया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में यहाँ पर देखा जाए न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के एक मुस्लिम एयरमैन को दाढ़ी रखने पर सेवा मुक्त करने के निर्णय को सही ठहराया था। सशस्त्र बल विनिमय विनियम 1964 यानी कि 1964 के सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए बाल बढ़ाने की प्रतिबंधित करता है, केवल उन कर्मियों को छोड़कर जिनका धर्म बाल काटने या शेव करने पर रोक लगाता है। न्यायालय ने अनिवार्य रूप से माना था कि दाढ़ी रखना इस्लामी प्रथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ये कुछ मामले थे जो हमने यहाँ पर देखा, आवश्यक जो धार्मिक आचरण यानी कि जो कंपलसरी यहाँ पर जो धार्मिक यहाँ पर जो कंडक्ट है यहाँ पर बारे में यहाँ पर बात की थी कि क्या यहाँ पर ज़रूरी है धर्म में, क्या धर्म में ज़रूरी नहीं है। ये जनरली हमारे हिजाब मामले से जुड़ा हुआ था पर मैंने सोचा इसको भी एक बार देख लिया जाए। ये था हमारा आवश्यक धार्मिक आचरण का। अब हम देखते हैं इसमें, अब जैसा कि हमारा अभी कोर्ट में इसमें यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने भी कहा है राज्य के कानून के बारे में धार्मिक मतांतरण के विरोध में है यहाँ पर जबरन, तो उसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर। हालांकि इतना इस पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा पर अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो उस पर आप इस पर अपना एग्जाम्पल और यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो स्वतंत्रता के बाद राज्य कानून, तो इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 एक बुनियादी मानव अधिकार गारंटी है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 और 19 भी यहाँ पर इसमें बताया गया है कि उसके अंदर यहाँ पर ये बुनियादी मानवाधिकार क्या गारंटी है, किसी भी तरह से विकृत या गलत व्याख्या नहीं की जा सकती है। धर्मांतरण विरोधी कानून इस आधार पर प्रख्यापित किए जाते हैं कि जबरन या प्रेरित धर्मांतरण होता है तो इसे रोकने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कानून को, तो यहाँ पर देखें आपकी मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 आया था। में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा गठित नियोगी समिति जो 1954 में थी ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी एक राज्य के भीतर एक राज्य बना रहे हैं और कहा कि ईसाई मिशनरियों की परोपकारी गतिविधियां धर्म परिवर्तन के लिए एक मुखौटा है और इसमें मिशनरी कार्य का है। संघ परिवार ने भी इसका विरोध किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा 1958 1963 तिरसठ के धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को खारिज कर दिया। हालांकि इस विधेयक को 1968 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के लिए आवश्यक है कि एक धर्मांतरित व्यक्ति एक कानूनी हलफनामा प्रस्तुत करे कि वह परिवर्तन के लिए किसी दबाव, बल या प्रलोभन में नहीं था, बल्कि धर्म का ठीक से मूल्यांकन करने के बाद अपनी इच्छा और इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा था। साथ ही इस कानून के अनुसार जो कोई देवी नाराजगी धमकी के माध्यम से जबरन धर्मांतरण के इरादे किसे के बारे में लिखता या बोलता या गाता है उसे 2 साल तक की अवधि के लिए जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ कानून था जो अधिनियम था, हालांकि यह 1968 में प्रकार से यह कुछ यहाँ पर कानून बना था। तो उससे पहले यहाँ पर भी है 1958 से 63 के बीच में यह खारिज कर दिया गया था। उसके बाद विसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1967 में आया था। इसमें कोई भी व्यक्ति
बल का उपयोग करके या प्रलोभन देकर किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को सीधे या अन्यथा एक धार्मिक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसा इसमें कहा था। न ही कोई व्यक्ति इस तरह के किसी भी धर्मांतरण को बढ़ावा देगा। तरीके से इसको रोकने का प्रयास इसमें किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 का है। इसमें भी यहाँ पर जो आदिवासियों को है, को किसी भी तरह के जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था और जबरन धर्मांतरण का निषेध इसमें था। कोई भी व्यक्ति बल का प्रयोग करके या प्रलोभन देकर किसी कपटपूर्ण तरीके से स्वदेशी धर्म के किसी भी व्यक्ति या प्रत्यक्ष या अन्यथा धर्म परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसा इसमें था। और न ही कोई व्यक्ति ऐसे किसी भी रूपांतरण को बढ़ावा देगा। के बाद तमिलनाडु जबरन धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2002 में आया था। उसी के साथ गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003, और ये वहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने अधिनियम को अपनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की मुख्य उपलब्धियों में से एक बताया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 में आया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 में आया था। और इसी कड़ी में यहाँ पर हरियाणा भी ने भी यहाँ पर एक जो है कदम उठाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हरियाणा जो आप देख सकते हैं, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022 यहाँ पर भी आया है, जो कि हरियाणा की स्टेट असेंबली जो है उसने यहाँ पर इसको पास किया है, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल। इस प्रकार से ये कुछ स्टेट हैं, यहाँ पर राज्य है, जिन्होंने इसमें अभी तक यहाँ पर इस प्रकार कुछ कानून पास किए हैं। और किसी ने यहाँ पर आपने देखा है नीचे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इसकी बात चल रही है। ये था हमारा धर्म से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की थी हमने। यहाँ पर देखा किस किस राज्य ने क्या क्या कानून यहाँ पर इसमें पास की। कानून वही है सभी में, बस किसी में सजा और यहाँ पर जो जुर्माना है उसका यहाँ पर अलग अलग है, और तो कानून सभी में लगभग एक सा है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे इस आर्टिकल को। तो एम्स में जो सर्वर है यहाँ पर इसकी बात की है। एम्स सर्वर के हैकर ने मांगे 200 करोड़ रुपए। यहाँ पर ये हमारे जीएसटी से जुड़ा हुआ है टॉपिक। और इसमें हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जो है हमारा, सर्वर पर रैंसमवेयर अटैक करने वाले हैकर ने 200 करोड़ रुपए मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा है कि इस रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी में की जाए। हालांकि कहा जा रहा है पुलिस ने इससे इनकार किया है। 23 नवंबर को यहाँ पर दोस्तों रैंसमवेयर अटैक हुआ था। ई हॉस्पिटल का सर्वर जो है और LIS जो लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है यहाँ पर का सर्वर खराब हो गया था। और इस मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल की साइबर सेल व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के हाथ अब तक खाली है, ऐसा इसमें बताया गया है। यहाँ पर समस्या आ रही है कि डिजिटल सेवाएं जो बाधित होने से एम्स का कामकाज प्रभावित हुआ है। और एम्स के सर्वर में जो है यहाँ पर आप समस्या क्या है बहुत सारी, कि जो पूर्व प्रधानमंत्रियों, नौकरी जो मंत्री है, नौकरशाहों और जजों समेत कई VIP का स्वास्थ्य संबंधी डेटा भी स्टोर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण डेटा है यहाँ पर इसमें स्टोर है। और अगर ये दूसरे किसी के हाथ में अगर लग गया है और उसका गलत उपयोग होता है तो ये हमारे देश के लिए यहाँ पर हानिकारक है। कि यहाँ पर हो सकता है किसी को कुछ बीमारी हो और अगर उसका अभी तक यहाँ पर को बाहर ना उजागर किया गया हो, पर इससे जो सामने अगर किसी को पता चल जाता है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि रैंसमवेयर हिट्स एम्स, यानी कि जो एम्स में यहाँ पर रैंसमवेयर की दस्तक हो गई है। और यहाँ पर उसकी वजह से रैंसमवेयर हमले में एक मेलवेयर शामिल होता है जो फाइलों तक पहुँच को लॉक कर देता है और जो नियमित कामकाज को यहाँ पर उससे बाधित होता है और बाधित करता है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो रैंसमवेयर के ऑपरेटर जो सामान्यतः यहाँ पर डिमांड करते हैं पेमेंट्स की, जो कि फाइलों को डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर उनको देने की यहाँ पर आवश्यकता होती है, या फिर वो इसी की डिमांड करते हैं। यहाँ पर कॉमन जो मोड्यूल्स हैं यहाँ पर अधिकांश रैंसमवेयर ऑपरेटरों को यहाँ पर एक सामान्य जो है कार्यप्रणाली उसमें ये होती है कि वो डराते हैं लीक करने के, फाइलों को लीक करने का यहाँ पर प्रेशर दबाते हैं। और जो उनके टारगेट्स है या लोग जो लक्ष्य जिनकी फाइलें है जो भी जिस पर भी उन्होंने रैंसमवेयर अटैक किया है, यहाँ पर भुगतान करने के लिए दबाव डालते हैं। मेक्स द एम्स अटैक पर्टिकुलरली कंसर्निंग, यानी कि जिससे यहाँ पर एक की बात हो जाती है, यहाँ पर एक मतलब चिंता का विषय हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक्सपर्ट कहते हैं यहाँ पर चिंता का विषय वो यहाँ पर जो इसमें मेडिकल रिकॉर्ड शामिल है, जो किसी व्यक्ति के बारे में सबसे निजी जानकारी में से कुछ है यहाँ पर वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों ने कहा है कि एक बार इससे निपटने के हमले की सीमा का खुलासा होना चाहिए, यानी कि जब सेड वंस हैंडल्ड देयर मस्ट बी डिस्क्लोजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द अटैक, यानी कि एक बार पता चल जाए
तब इससे निपट जाए, उससे यहाँ पर इसका कितना एक्सटेंट इस अटैक का उसको हम देख सकते हैं। और एम्स में जो अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द इंसिडेंट, यानी जिन व्यक्तियों को उसके बारे में पता था, द सर्विंग हैंडलिंग द डेटाबेस वर फाउंड टू बी करप्ट ऑन वेडनेसडे, यानी बुधवार से जो है यहाँ पर उसको पाया गया था, हमला हुआ था इस पर, ये बुधवार से। ये था कुछ एम्स में हमले की बात जो हमने की। हम जानते हैं यहाँ पर साइबर सुरक्षा के बारे में। पहले देखते हैं साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा आपके इंटरनेट और नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों और अनधिकृत पहुंच तथा सूचना की सुरक्षा से संबंधित है। डिजिटल सुरक्षा क्या है? तो डिजिटल सुरक्षा को कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच जो है साइबर अपराधियों के आतंकवादी समूह और हैकर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रदत्त विद्याओं विविधताओं से बचाने के लिए बनाई गई तकनीकों और प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से डिजिटल सुरक्षा है कि उनसे एक तरीके से जो हैकर्स वगैरह है और जो भी आतंकवादी या फिर ये समूह है, उनसे जो आपका डेटा है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर से उनको बचाने की एक सुरक्षा या प्रक्रिया को कहा गया है डिजिटल सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के साथ मुद्दा क्या है? तो इसमें इंटरनेट अब न केवल सुरक्षा का स्रोत है, बल्कि एक ऐसे माध्यम के रूप में भी स्थापित हो गया है जिसके माध्यम से हम विभिन्न रूपों में अपने उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री करते हैं, अपने ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ संवाद करते हैं तथा वित्तीय लेन देन करते हैं। इंटरनेट बहुत सारे लाभ प्रदान करता है और हमें बहुत कम समय में दुनिया भर में जो न्यूनतम शुल्क और कम मानवीय प्रयासों में अपने व्यवसाय का विज्ञापन करने का अवसर भी प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं के व्यवहार और को यहाँ पर ट्रैक और ट्रेस करने के लिए इंटरनेट का निर्माण कभी नहीं किया गया था। इंटरनेट का निर्माण वास्तव में संसाधन साझा करने के लिए स्वायत्त कंप्यूटर को जोड़ने और शोधकर्ताओं के समुदाय को एक सामान्य मंच प्रदान करने के लिए किया गया था। जैसे जैसे इंटरनेट तरफ भारी संख्या में लाभ प्रदान करता है, दूसरी तरफ यह साइबर आतंकवादियों और हैकरों के लिए समान अवसर प्रदान भी करता है। आतंकवादी संगठन और उनके समर्थन कई तरह के उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी उद्देश्य के लिए जानकारी इकट्ठा करना और इसका प्रसार करना है के लिए, नए आतंकवादियों की भर्ती करने के लिए और हमलों को अंजाम देने और आतंकवाद के कृत्यों को प्रेरित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, यहाँ पर द्वारा हाल ही में लाए गए तथ्यों और आंकड़ों के से साइबर स्पेस जो है यहाँ पर मानव अस्तित्व की बढ़ती केंद्रीयता का अनुकरण किया जाता है। इसके अनुसार 2005 और 10 के बीच में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 गुनी हो गई थी और 2 बिलियन से अधिक है, जो उपयोगकर्ता उपकरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइबर हमलों के पीछे उद्देश्य जो हमने अभी देखे हैं, उसमें है बैंकों और वित्तीय संस्थानों को हैक करके वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करना होता है, फिर राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्तियों पर हमला करना होता है, योजनाओं और खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉरपोरेट और सैन्य डेटा सर्वर दोनों में प्रवेश करना होता है, राजनीति और समाज से संबंधित कुछ विशिष्ट अभियानों के लिए एक संदेश को वायरल रूप से संप्रेषित करने के लिए भी साइटों को हैक करना यहाँ पर इसका उद्देश्य होता है। साइबर हमलों के प्रकार में आप देखें तो मेलवेयर, फिशिंग सेवा, मैन इन द मिडल, MITM और SQL इंजेक्शन, ऐसे कुछ यहाँ पर इसमें शामिल। इसके अलावा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसको आप आपके GS में ज़रूर होगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार। इनके बारे में तो हम देख लेते हैं अभी कौन कौन से हमले होते हैं। सिर्फ जो नए हमले हैं उनमें सोशल इंजीनियरिंग ऐसा हमला होता है जो आमतौर पर संरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रक्रियाओं को तोड़ने के लिए मानव संपर्क पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो नवीनतम हमले उनमें यहाँ पर वानाक्राई शामिल है और मिराई बॉटनेट भी यहाँ पर इसमें शामिल है। और ये यहाँ पर कुछ जो हमले हुए थे उनके बारे में इसने बताया है कि कब यहाँ पर जो रैंसमवेयर हमला था 2017 में, ये तेज़ी से फैला था, उनके बारे में भी यहाँ पर ये बताया है। साइबर सुरक्षा के घटक को देखा जाए तो अनुप्रयोग सुरक्षा, जिसमें ऐप डिज़ाइन, विकास, तैनाती, अपग्रेड या रखरखाव में खामियों से जो माध्यम से आने वाले खतरे को बचाने के लिए एप्लीकेशन की विकास प्रक्रिया के दौरान किए गए उपाय या प्रति उपाय शामिल है। इसके अलावा सूचना सुरक्षा इसमें एक उपाय है। नेटवर्क सुरक्षा है, इसमें नेटवर्क सुरक्षा में प्रयोज्यता, विश्वसनीयता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए गतिविधियाँ शामिल है। आपदा वसूली योजना भी इसमें एक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जोखिम मूल्यांकन करना, प्राथमिकताओं को स्थापित करना, हमले के मामले में वसूली रणनीतियों को विकसित करना शामिल है। साइबर सुरक्षा की जरूरत क्यों है? तो इसको देखा जाए तो व्यक्तियों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किसी व्यक्ति द्वारा साझा की गई तस्वीरें, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दूसरों द्वारा अनुचित रूप से उपयोग की जा सकती है, जिससे गंभीर और यहाँ तक कि जीवन धमकी देने वाली घटनाएं भी हो सकती है। व्यावसायिक संगठनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनियों के पास अपने सिस्टम पर बहुत सारे डेटा और जानकारी होती है। एक साइबर हमले से प्रतिस्पर्धी जानकारी जैसे कि पेटेंट या मूल कार्य का नुकसान हो सकता है, कर्मचारियों, ग्राहकों के निजी डेटा का नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का पूर्ण नुकसान हो सकता है।
सरकार के लिए देखा जाए तो एक स्थानीय राज्य या केंद्र सरकार जो है वो देश के भौगोलिक, सैन्य, रणनीतिक संपत्ति आदि और नागरिकों से संबंधित गोपनीय डेटा की भारी मात्रा रखती है। डेटा तक अनधिकृत यहाँ पर पहुँच है किसी देश पर गंभीर खतरा भी पैदा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में देखा जाए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है जो ITU संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक विशेष एजेंसी है जो दूरसंचार और साइबर सुरक्षा मुद्दों को मानकीकरण और विकास में अग्रणी भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी, और आपको पता है स्पेशल एजेंसी यहाँ पर आपको सारी पढ़नी है इस बारे में, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की जो अन्य स्पेशल एजेंसियाँ हैं उनको भी जरूर आप पढ़िएगा, उस पर नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके अलावा साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत करके, जांच तकनीकों में सुधार करके और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करना चाहती है, और यह 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, यह इंटरनेट शासन बहस पर सभी हितधारकों यानी सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। यह पहली बार अक्टूबर-नवंबर 2006 में लाया गया था। असाइन किए गए नामों और संख्याओं के लिए इंटरनेट निगम, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट के नेम स्पेस और संख्यात्मक रिक्त स्थान से संबंधित कई डेटाबेस के रखरखाव और प्रक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जो नेटवर्क के स्थिर और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्यालय लॉस एंजल्स USA में है। अब हम देखते हैं भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित कानून कौन कौन से हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया था, और यह अधिनियम कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डेटा और सूचना के उपयोग को नियंत्रित करता है। अधिनियम अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित अपराधों के रूप में सूचीबद्ध है: कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग करना, साइबर आतंकवाद का कार्य अर्थात देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से एक संरक्षित प्रणाली तक पहुंचना, कंप्यूटर संसाधन आदि का उपयोग करके धोखाधड़ी इसमें शामिल है। साइबर जो राष्ट्रीय साइबर नीति है 2013 के तहत रणनीति को देखें यहाँ पर, तो एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, राष्ट्रीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से सुरक्षा खतरों और प्रतिक्रियाओं के लिए तंत्र बनाना। और यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में जो काम कर रहे हैं उसमें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र यानी कि NCIIPC है, के साथ महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे का संरक्षण और लचीलापन आता है। NCIIPC को भारत के महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया है, और यह नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना इसका मकसद है, और क्षमता निर्माण के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास के भी इसका लक्ष्य है। इसके सामने चुनौतियाँ क्या है? तो लोगों द्वारा मोबाइल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रसार और उपकरणों में उचित सुरक्षा बुनियादी ढांचे की कमी, साइबर स्पेस में अंतर्निहित कमजोरियां हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इंटरनेट तकनीक अन्य पार्टियों को गलत एट्रीब्यूशन करना अपेक्षाकृत आसान बनाती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि हमला तकनीक रक्षा प्रौद्योगिकी से आगे निकल जाती है। साइबर सुरक्षा पर जागरूकता की कमी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी, आतंकियों द्वारा साइबर स्पेस का बढ़ता उपयोग। तो यहाँ पर ये कुछ चुनौतियाँ थी हमने देखी। अब हम देखते हैं यहाँ पर सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम। तो साइबर सुरक्षित भारत पहल यहाँ पर, तो यह साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों यानी कि जो CISO है यहाँ पर, और फ्रंटलाइन IT कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था। साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र NCCC 2017 में NCCC विकसित किया गया था। इसका अधिदेश जो है यहाँ पर वास्तविक समय के साइबर खतरों का पता लगाने के लिए देश में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक और संचार मेटाडेटा को स्कैन करना है। उसके अलावा साइबर सुरक्षा केंद्र 2017 में प्लेटफॉर्म को इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए वायरस और मेलवेयर को मिटाकर अपने कंप्यूटर और उपकरणों को साफ करने के लिए पेश किया गया था। इसके अलावा सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना ISEA के तहत 52 संस्थानों के माध्यम से 1.14 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण, सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परियोजना का निर्माण किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के हिसाब से देखें तो एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनने की उम्मीद करते हुए भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान आदि जैसे कई विकसित देशों के साथ हाथ मिलाया है। ये समझौते भारत को और भी परिष्कृत साइबर खतरों को चुनौती देने में मदद करेंगे। देखते हैं हम आगे हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो वेब फॉरवर्डिंग में देखें आगे का रास्ता। साइबर हमलों को रोकने के लिए एक वास्तविक समय की खुफिया जानकारी की आवश्यकता होती है। आवधिक डेटा का बैकअप जो है रैंसमवेयर का एक समाधान है। हमलों की भविष्यवाणी और सटीक पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना होना चाहिए।
वास्तविक हमलों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना जो पहले से ही प्रभावी है और व्यावहारिक रक्षा के निर्माण में हो चुके हैं। साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसके लिए पहले डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है। भारत को अपने कंप्यूटिंग वातावरण और आईओटी को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को वर्तमान उपकरणों, पेज अपडेट और सर्वोत्तम ज्ञात तरीकों के समय पर सुरक्षित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के लिए समय की मांग है कि वह साइबर सुरक्षा, डेटा अखंडता और डेटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मुख्य कौशल विकसित करे, जबकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा के लिए बड़े साइबर सुरक्षा मानकों को भी स्थापित करें। ये पूरी बात मैंने आपको यहाँ पर एक सार में कहने की कोशिश की। हमने मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर जानी है, और जो आपके मेन जीएस में है वो यहाँ पर मैंने कि इसके टाइप्स क्या हैं, अलग अलग तरीके की साइबर सुरक्षा, और जो इसके और भी इसमें बहुत कुछ हो सकता था, तो अपने जीएस में ज़रूर पढ़िएगा एक बार। यहाँ पर भी आपने इसके नोट्स बनाए हों। इसके अलावा ने देखा, अब हम इसमें देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बन सकता है। तो यहाँ पर तो आप देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन बन सकता है। भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। ये था हमारा साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ आर्टिकल, इसको हमने यहाँ पर पूरी तरीके से एक देखने की कोशिश की, इसमें क्या हो सकते हैं इसके जो भी यहाँ पर हमने आयाम देखने की यहाँ पर इसमें कोशिश। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं भारत मलेशिया ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। यहाँ पर जो ये हमारे वनडे एग्जाम और एमसीक्यू या फिर ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। भारत मलेशिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, यहाँ पर में उद्देश्य इस जो होता है उसको हम बोलते हैं हरिमऊ शक्ति, जो हो रहा है यहाँ पर 2022 में हरिमऊ शक्ति का उद्देश्य जंगली क्षेत्रों में चलाए जाने वाले अभियान के यहाँ पर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसे हरिमऊ शक्ति 2022 नाम दिया गया है। इसका आयोजन मलेशिया के पुलाई कुआंग में किया जाता है, यानी कि जो आयोजन कहाँ हो रहा है, मलेशिया के पुलाई के कुआंग में किया जा रहा है। इसका नाम महत्वपूर्ण है, हरिमऊ शक्ति 2022। देखते हैं हमारा मैप इसी से जुड़ा हुआ, आज मलेशिया का मैप देखते हैं हम। आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यह हमारा वर्ल्ड मैप है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैप में आपको यहाँ पर मलेशिया जो है, आप यहाँ पर देखेंगे ये भारत है, यहाँ पर भारत के यहाँ पर उससे यहाँ पर थाईलैंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ वियतनाम, ब्रुनेई, नीचे यहाँ पर मलेशिया यहाँ पर दिख रहा होगा, इंडोनेशिया और मलेशिया यहाँ पर एरिया में। तो आप जूम करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडोनेशिया सुमात्रा का, इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया जावा का ऊपर यहाँ पर आपको ये यहाँ पर दिखा होगा। ये तो हमने मलेशिया की देखी लोकेशन वर्ल्ड मैप पर, कि वर्ल्ड मैप पर मलेशिया कहाँ पर स्थित है। ये इसके दो मुख्य आइलैंड यहाँ पर इसको होंगे। हम देखते हैं मलेशिया के यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर कुआलालंपुर, यहाँ पर इसका मुख्य यहाँ पर क्षेत्र है। ये बोर्निया यहाँ पर है, यहाँ पर लांकावाई, पेंगांग, पेनांग यहाँ पर इसमें देख सकते हो आप मलेशिया के इसको यहाँ पर देखते हैं। क्या आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मलेशिया के दो यहाँ पर मुख्य आइलैंड है। यहाँ पर इसके ऊपर आप देख सकते हैं मलाय पेनिनसुला, इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है ये मलाय पेनिनसुला। ये मलेशिया की राजधानी यहाँ पर कुआलालंपुर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप देखें तो सिंगापुर यहाँ पर इसके नीचे स्थित आ जाता है। यहाँ पर एनियर लेक भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये मलेशिया की लेक है यहाँ पर। इधर आप देखें यहाँ पर ये इसका ब्रुनई है। इसके नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इंडोनेशिया यहाँ पर इंडोनेशिया नीचे, और ये मलेशिया का दूसरा पार्ट यहाँ पर वेस्ट मलेशिया है। ये यहाँ पर ईस्ट पूर्वी मलेशिया और पश्चिम मलेशिया। यहाँ पर कोलालमपुर कहाँ पर स्थित है, इसके पूर्वी पश्चिमी मलेशिया में। माउंट किनाबालू यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेशिया का, ये यहाँ पर स्थित है माउंट किनाबालू। और जो दुल रहमान नेशनल पार्क है वो यहाँ पर, ये इसके यहाँ पर स्थित है। फुट रिवर है इसकी, और ताजंग रिवर भी यहाँ पर मलेशिया में यहाँ पर बहती है मलेशिया से। आपने ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, ज़्यादा इसमें और कुछ खास नहीं है। ये था मलेशिया का मैप, इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत कोई चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है ऐसी। सिर्फ माउंट किनाबालू ये कर लीजिएगा, या एक बार देख लीजिएगा बस। यहाँ पर ये जो वो रहमान नेशनल पार्क, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ईस्ट मलेशिया और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन इसकी कहाँ से कहाँ तक है। ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन में आपको थोड़े हेल्प हो जाए। ये तो हमने देखा मलेशिया का नेशनल पार्क और हरिमऊ शक्ति जो इसमें अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं जो जब कड़ाई से लागू हुआ यूएपीए तब टूटी आतंक की कमर। जीएस2 और जीएस3 से जुड़ा हुआ है। जो गैर कानूनी जो गतिविधि कानून है यहाँ पर यूएपीए पिछले 2 साल में कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने में बहुत
हम साबित हो रहा है और इसी से जो है यूएपीए के तहत जो कार्रवाई हो रही है यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर आतंकवादियों के नेटवर्क के ध्वस्त करने में कारगर साबित हो रही है। और उनके अनुसार फैसला लिया गया है कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए। यहाँ पर ये यूएपीए को लेकर बात थी, जो सरकार ने जो फैसला लिया है यहाँ पर के तहत यहाँ पर ये बात की गई है। हम देखते हैं गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो है यूएपीए यहाँ पर रोकथाम अधिनियम का लक्ष्य अधिकारियों को उन गतिविधियों से निपटने की क्षमता देना है जो भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालती है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए उचित सीमाएं लगाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीकरण पर एक समिति की स्थापना की गई थी। और उसी से फिर हम अब यूएपीए की चर्चा पर देखते हैं। यूएपीए क्या है, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के रक्षा के लिए संविधान 16वां संशोधन होता है। अधिनियम 1963 पारित किया गया था, जिसे संसद को इस पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया था। में भारत पहला है, भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण जो है में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा है संघ या संघ बनाने का अधिकार। तो इसके बाद गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम जो अधिनियम यूएपीए आता है 1967 का, भारत में संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियों को शामिल होने से रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि 2019 में अधिनियम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 में यहाँ पर संशोधन हुआ था। ये सबसे हालिया संशोधन किया था, जो अब केंद्र सरकार को उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। यूएपीए अधिनियम की पृष्ठभूमि देखी जाए तो 1960 के दशक में जो है यहाँ पर केंद्र सरकार अलगाव की मांगों को प्रतिबंधित करने वाले सख्त कानून को लागू करने पर विचार कर रही थी। मार्च 1967 में नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह ने तात्कालिकता की भावना पैदा की। इससे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने जून 1966 में गैर कानूनी अधिनियम अध्यादेश जारी किया था। आपको पता होगा यहाँ पर अध्यादेश क्या है। यहाँ पर ये 1960 अध्यादेश के रूप में लाया था। अधिनियम ने किसी संघ या लोगों के समूह को गैर कानूनी के रूप में नामित करने की अनुमति दी यदि वे किसी भी गतिविधि में शामिल थे। इसमें ऐसे कार्य शब्द या बयान शामिल थे जो भारत के क्षेत्र के हिस्से के विनाश या इसके अलगाव के किसी भी दावे का समर्थन करते थे, या जो देश की संप्रभुता और देश की अखंडता पर सवाल उठाते थे या इनकार करते थे। यूएपीए के अधिनियम से पहले यहाँ पर एसोसिएशनों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1952 के तहत गैर कानूनी घोषित किया जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निषेध खंड अमान्य था, क्योंकि किसी भी प्रतिबंध की वैधता की जांच करने के लिए कोई प्रमाणिक प्रणाली नहीं थी। नतीजतन यहाँ पर यूएपीए के एक ट्रिब्यूनल के लिए प्रावधान को शामिल किया गया, जिसे 6 महीने के भीतर किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने वाली अधिसूचना की पुष्टि करनी होगी। अपने वर्तमान रूप में अधिनियम 2004 और 2013 के संशोधनों के बाद धन शोधन सहित आतंकवादी उद्देश्यों के लिए धन के उपयोग को रोकने के लिए प्रावधान शामिल है, जिसमें संगठनों को गैर कानूनी घोषित करना, आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों के लिए सजा, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य शामिल है। इसमें इसकी आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है। गैर कानूनी संगठनों को पहले 2 साल तक अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि 2013 तक उस समय रेखा को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 2004 के संशोधनों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों को पूरा करना भी था। 2019 में जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया ताकि सरकार को किसी इस व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में शामिल नामित करने के लिए अनुमति मिल सके। यहाँ पर 1967 के यूएपीए का विस्तार हुआ था और यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। हमारे देश में कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और जिम्मेदार पाया जाता है, वह इस अधिनियम के तहत सजा के अधीन है। कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर कोई अपराध करता है जो इस अधिनियम द्वारा दंडनीय है, उसके साथ इसके प्रावधानों के अनुसार इसी तरह से व्यवहार किया जाएगा जैसा कि अपराध भारत के भीतर किया गया था। यानी भारत के बाहर भी अगर कोई अपराध करता है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो ऐसा ही वहाँ पर उसके साथ भी वैसा ही जो है व्यवहार किया जाएगा जैसा कि भारत के भीतर करने पर होगा। इस अधिनियम के प्रावधान इस पर भी लागू होते हैं, भारत के बाहर भारत के नागरिक पर सरकार की सेवा में व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हो, जहाजों और विमानों पर व्यक्ति भारत में पंजीकृत चाहे वे कहीं भी हो। एक संघ को गैर कानूनी घोषित करना। यूएपीए के अनुसार यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई निश्चित संघ गैर कानूनी संगठन है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करके एसोसिएशन के गैर कानूनी घोषित कर सकता है। इनमें से प्रत्येक जो अधिसूचना उसको जारी करने का अधिकार बताना होगा।
किसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ट्रिब्यूनल इसमें निहित घोषणा को अनुमोदित नहीं कर देता है, यानी ट्रिब्यूनल यहाँ पर इसको अनुमोदित करना आवश्यक है। केंद्र सरकार लिखित रूप में बताए गए कारणों के लिए किसी संघ को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित कर सकती है यदि उसे लगता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जो इस तरह की घोषणा को आवश्यक बनाती है। आतंकवादी संगठन देखते हैं तो केंद्र सरकार आदेश द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अनुसूची में एक संगठन जोड़ सकती है। अनुसूची में एक संगठन भी जोड़े जिसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा एक अपनाए गए प्रस्ताव में एक आतंकवादी संगठन के रूप में पहचाना जाता है, और किसी संगठन को अनुसूची से निकालना भी सकती है और अनुसूची में किसी अन्य तरीके से संशोधन भी कर सकती है। आतंकवाद में शामिल होने के लिए किसे कहा जा सकता है, तो एक संगठन जिसे आतंकवाद में शामिल होने के लिए कहा जाता है यदि यह है आतंकवाद के कृत्यों को अंजाम देता है या लेता है उस, या फिर आतंकवाद के लिए तैयार करता है या होता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या प्रोत्साहित करता है, अन्यथा आतंकवाद में शामिल है। तो ये इस प्रकार से आतंकवाद में शामिल होने वाले संगठन के रूप में इनको नामित किया जा सकता है। यूएपीए अधिनियम 1967 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन है। यहाँ पर आज जिनको आप देख सकते हैं नीचे इनके नाम लिखे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर दिख रहा होंगे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, इंटरनेशनल सिख यूथ फ्रंट यहाँ पर फेडरेशन है। इसके अलावा तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी आपको यहाँ देख सकते हैं नीचे। तमिलनाडु यहाँ पर यूपीए के जो यूएपीए के तहत ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। जब कोई अधिसूचना किसी संघ को गैर कानूनी घोषित करती है तो केंद्र सरकार को 30 दिनों के भीतर अधिसूचना को या ट्रिब्यूनल को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से भेजना चाहिए कि एसोसिएशन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त औचित्य है या नहीं। व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। अभी नियुक्ति नियुक्ति के इसमें देखें आप तो नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसमें शर्तें हैं कि व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। ट्रिब्यूनल से संबंधित सभी खर्चों को भारत की संचित निधि से निकाल दिया जाएगा। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन से जो अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन से उत्पन्न सभी मामलों में ट्रिब्यूनल के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार भी होगा। ट्रिब्यूनल के पास अधिनियम के तहत जांच करने का वही अधिकार होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होगा। अब नकदी की जब्ती से संबंधित प्रावधान देखे जाएं तो इसका उद्देश्य आतंकवाद के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है, नहीं तो यह एक आतंकवादी संगठन के संगठनों का पूरा या हिस्सा बनता है। को अब हम इसमें देख लेते हैं कि यूएपीए में 2019 के संशोधनों को एक और बार। इसमें अधिनियम में प्रदत्त कतिपय आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने के लिए अधिनियम में संशोधित किया गया था। पहले केवल संगठनों को इस तरह घोषित किया जा सकता था। व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित नहीं करने से उन्हें कानून को दरकिनार करने और अलग अलग नामों के तहत फिर से संगठित होने का अवसर मिलेगा। इसीलिए इसमें व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया। यह एनआईए के महानिदेशक को एनआईए द्वारा मामले की जांच के लिए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार भी देता है। इससे पहले इसे राज्य पुलिस की सहमति की आवश्यकता होती थी, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी। यह एनआईए के अधिकारियों, निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के जो अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार भी देता है। इससे एनआईए में मानव संसाधन की कमी को हल करने में मदद मिलेगी। यूपीए की आलोचना यहाँ पर होती है, इसको हम देखते हैं। तो भारत में पोटा और टाटा जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों के अनुभव से पता चलता है कि उनका अक्सर दुरुपयोग और दुरुपयोग यहाँ पर किया जाता है। कानून का उपयोग राजनीतिक विरोधियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी किया जा सकता है। सरकार के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें आतंकवादी के रूप में ब्रांड करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि कानून विशेष रूप से 2019 के संशोधन के बाद जांच एजेंसियों को निरंकुश शक्तियां देता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है, यह देखते हुए कि पुलिस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। यहाँ पर इसको केंद्र के अधीन लाया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर यूएपीए की आलोचना भी होती है। तो हम देखते हैं इसमें आगे का रास्ता में, तो राजनीतिक दलों के पतन के इस समकालीन दौर में यह नागरिक समाज है और लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। ये उन्हें कठोर कानूनों के माध्यम से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद विरोधी कानूनों को सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है और यह हमें प्रावधान करने चाहिए। व्यक्तियों को आतंकवाद घोषित जो आतंकवादी है घोषित करने की प्रक्रिया और निष्पक्षता के साथ मामलों की जांच है और पर्यवेक्षण के लिए समीक्षा की समिति गठित करने की आवश्यकता भी है। कथित दुरुपयोग को मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए यहाँ न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका है। कानून के तहत मनमानी को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रोका जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य दायित्व के बीच रेखा खींचना शास्त्रीय यहाँ पर दुविधा का मामला है। यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि पेशेवर ईमानदारी सुनिश्चित करें, निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करें और किसी भी दुरुपयोग से
बचे। तो ये हमने देखा यहाँ पर यूएपी के बारे में जो भी जानकारी हो सकती थी, का हिस्ट्री, बैकग्राउंड और यहाँ पर क्या-क्या हम इसमें और सुधार की आवश्यकता है और आलोचना क्यों होती है इसकी। अब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी आर्टिकल, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा और कैमरे की निगरानी में लहला रही जीएम सरसों। घरेलू खाद्य के तेलों की ज़रूरतों को पूरा करने में जीएम टेक्नोलॉजी अहम साबित होने वाली है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी तकनीकी समिति की हरी झंडी के बाद देश के आधा दर्जन शोध संस्थानों पर जीएम सरसों की खेती की जा चुकी है। इन सभी जगहों पर बीजों से तैयार फसल ट्रायल फॉर्म में लहला रही है। वन और पर्यावरण मंत्रालय की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है यहाँ पर है, जीईएसी, को मंजूरी के बाद जीएम सरसों की फार्म ट्रायल का रास्ता साफ हुआ था। ये कुछ संदर्भ था हमारी जो जीएम फसल है उसको लेकर, और जो हमारा आर्टिकल इसका ये संदर्भ था। ये हमारा टॉपिक जीएसटी से जुड़ा हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी से। हम देखते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में, क्या है जीएम फसलें। जीएम फसलें क्या है, सबसे पहले यह देखते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधों में डालकर नई फसल प्रजाति विकसित की जाती है। इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जीएम फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है, यानी कि जीन्स को यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म करके उससे कुछ अलग बदलाव किए जाते हैं। जीएम फसलों के लाभ यहाँ पर देखे जाए तो जीएम यह बीज साधारण बीज से कहीं अधिक उत्पादक प्रदान करता है। इससे कृषि क्षेत्र की कई समस्याएं दूर हो जाएगी और फसल उत्पादन का स्तर सुधरेगा। जीएम फसलें सूखा रोधी और बाढ़ रोधी होने के साथ कीट प्रतिरोधी भी होती है। जीएम फसलों यहाँ पर को यह विशेषता होती है कि अधिक उर्वर होने के साथ ही उनमें कीटनाशकों की जरूरत भी नहीं होती है। जिन फसलों के नुकसान भी है, इनमें देखा जाए तो भारत में इन फसलों का विरोध कई करने कई कारण हैं। जीएम फसलों की लागत अधिक होती है क्योंकि इसके लिए हर बार नया बीज खरीदना पड़ता है, यानी पुराने बीज से यह नहीं होती है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार के कारण किसानों को महंगे बीज और कीटनाशक उनसे खरीदने पड़ते हैं। और इस समय जो हाइब्रिड बीजों पर जोर दिया जा रहा है, और अधिकांश हाइब्रिड बीज चाहे जीएम हो अथवा नहीं, या तो दोबारा इस्तेमाल लायक नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो पहली बार के बाद उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता। इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण तथा जैव विविधता के लिए हानिकारक माना जाता है। भारत में जीव इस प्रौद्योगिकी का विरोध करने वालों का कहना है कि हमारे देश में कृषि में काफ़ी अधिक जैव विविधता है, जो जीएम प्रौद्योगिकी को अपनाने से खत्म हो जाएगी। भारत में उपयोग की जा रही जीएम फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से देखें तो बीटी कपास, और यहाँ पर एकमात्र उपयोग की जा रही जीएम फसल थी। उसके अलावा जीएम सरसों और बीटी बैंगन जो विवादित है। बीटी बैंगन को यहाँ पर इसलिए नहीं लिया विवादित था क्योंकि जो है वो यह हमारे खाने में आएगा, और जिससे इसको इसके ऊपर शोध नहीं थे पर्याप्त, तो हो सकता है कि यह कोई बीमारी भी लेकर आए, या फिर इससे स्वास्थ्य नुकसान भी हो इंसानों में, तो इसलिए भी यहाँ पर ये विवादित था। जबकि बीटी कपास वगैरह यहाँ पर को हमारे स्वास्थ्य में हमारे खाने से नहीं जुड़ा था, इसलिए इसको यहाँ पर इस पर विवाद ज़्यादा नहीं था, और इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा था। और अभी जो जीएम सरसों यहाँ पर इसका भी यहाँ पर इसको करने की कोशिश की जा रही है। और वर्तमान संदर्भ देखा जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यहाँ पर इसने कुछ यहाँ पर जो कहा है में है कि उस पर विवाद जो चल रहा है उसमें भारत में बेटी कपास, जो कि एक जीएम फसल है, की शुरुआत काफ़ी सफल किंतु विवादास्पद भी रही है। वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत के बाद एक दशक में कपास का उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया, लेकिन इसी समय मूल्य निर्धारण एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे पर विवाद भी शुरू हो गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं जीएम सरसों वास्तव में क्या है, या फिर हाइब्रिड क्या है यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन में दो आनुवांशिक रूप से विभिन्न पौधों की किस्मों को पार करना शामिल है, जो एक ही प्रजाति से भी हो सकते हैं। इस तरह के क्रॉस से पहली पीढ़ी यहाँ पर जो F1 जिसको कहा जा सकता है, संतान में माता पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे सकने वाले उत्पाद की तुलना में अधिक पैदावार होते हैं। सरसों में इस तरह का संकरण यहाँ पर आसान नहीं है, क्योंकि इसमें के फूलों में मादा यहाँ पर जो पिस्टिल और नर जो स्टेमन होता है, प्रजनन अंग दोनों होते हैं। इससे पौधे काफ़ी हद तक स्वपरागण भी करते हैं, क्योंकि एक पौधे के अंडों को दूसरे से परागणों द्वारा निषेचित किया जा सकता है। इसके लिए संकर विकसित करने की गुंजाइश को सीमित करता है। और कपास या मक्का या टमाटर के विपरीत यहाँ यह सरल अनुकरण या एथर्स के भौतिक निष्कासन के माध्यम से किया जा सकता है। थोड़ा साइंस वाली आ जाता है यहाँ पर, साइंस का मैटर। अगर आपने साइंस किया होगा तो ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि पिस्टल क्या होता है, नर स्टेमन क्या होता है, जो कि एक फूल में होता है, जब यहाँ पर जो प्रजनन अंगों के रूप में जहाँ पर ये फूलों में होता है, फिर उसकी वजह से यहाँ पर ये उनका प्रजनन होता है, और यहाँ से वो पौधा, नया पौधा या नया यहाँ पर बीज उससे बनता है। हम देखते हैं यहाँ पर जीएम फसलों से संबंधित विवादों का समाधान। यहाँ पर आनुवांशिक रूप से जो संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों की कृषि में उपयोग को
स्वीकृति प्रदान करने वाली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है जीईएसी की शक्तियाँ बढ़ाई जाए तथा उसे निर्णय लेने हेतु और अधिक स्वायत्तता दी जाए, ऐसी इस यहाँ पर हो सकता है। फिर इसको किया जाना यहाँ पर चाहिए, ऐसा हम देखते हैं। जीएम फसलों को मंजूरी उनके सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य पर प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ही दी जानी चाहिए। जीएम फसलों को अपनाने वाले कृषकों के हितों की रक्षा हेतु उचित नीतियाँ भी अपनाई जानी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये सब कुछ है मेजर हैं जिनको हम ले सकते हैं और तो जीएम फसलों में, और हम इनको जो सुरक्षा में या फिर जीएम फसलों में कोई और किसानों तक को कुछ राहत देकर या फिर इनकी सस्ते दाम पर यहाँ पर किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। और जो यहाँ पर खामियाँ हैं इसको हम निकाल कर और बढ़ावा दे सकते हैं। ये था हमारा आर्टिकल जिसमें हमने जानने की कोशिश की जीएम फसलों क्या होता है, जीएम सरसों वगैरह जो अभी चर्चा में है हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। इसके अलावा एडिटोरियल में देखिए आज आप क्या पढ़ सकते हैं एडिटोरियल में, तो तेजी से खुलते वैश्विक व्यापार के दरवाजे, इसको आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। और के बाद नदियों को मिले पुनर्जीवन, यह महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो एडिटोरियल अगर आप हो सके तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस का जरूर पढ़ा करें कि उनमें एडिटोरियल अच्छा आता है। द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम हुआ या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जो कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन आता है। एक्सप्लेन सेक्शन जो आता है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, और अगर एडिटोरियल पढ़ेंगे तो भी यहाँ पर आपको उनसे फ़ायदा होगा। ये था आज का हमारा कुछ न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हमने आज की मुख्य खबरों को यहाँ पर देखने की कोशिश की और उनके बैकग्राउंड जो भी वहाँ पर हो सकता था एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे या जिनको आप क्वेश्चन के रूप में जिसको आंसर में यूज़ करते हैं, वो हमने देखने की कोशिश की यहाँ पर। इसी के साथ आज का न्यूज़ एनालिसिस भी हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।